नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इस समय मैं वेल्स की राजधानी कार्डिफ में हूँ। कार्डिफ बड़ी खूबसूरत सी एक जगह है। कल घूमने गया था वहां पर और वहां बहुत सारे सुंदर सुंदर कैसल हैं। जो मेन कैसल है वहां कल मैं गया था और बहुत खूबसूरत जगह है। जल्दी ही यहाँ की डिटेल्स पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास से भी जुड़ती हैं। लेकिन अभी तो बात भारत के अंदर की ही होगी। कल कारगिल दिवस था और कारगिल दिवस को लेकर सुबह से शोर मचना हर साल की तरह शुरू हुआ। सबसे पहले तो ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस ने कभी कारगिल दिवस नहीं मनाया। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी जी की रक्तदान करती हुई तस्वीर सामने आई, जिससे कांग्रेस के लोगों ने साबित किया कि कांग्रेस हमेशा से कारगिल दिवस मनाती रही है। दरअसल इस तरह की चीजों में पार्टियों की राजनीति करना अपने आप में बड़ी अजीबो गरीब बात है। कारगिल को अगर सोचें, हम कारगिल को देखें, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय के बारे में जेपी नड्डा जी ने कहा कि वो कारगिल सैनिकों के बीच गए थे। अब हमारे प्रधानमंत्री महोदय इतने सक्रिय रहे हैं अपने जीवन में कि वो कब कब कहां कहां गए हैं। अगर कोई उनका मान लीजिए उनकी जीवनी लिखने की कोशिश करेगा, अगर उनकी बायोग्राफी कोई लिखने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो किस किस समय पर कहां कहां उनको दिखाए। वो बांग्लादेश वार में भी एक्टिव थे, वो कारगिल में भी एक्टिव थे, कौन जाने भारत पाकिस्तान के जो इसके पहले युद्ध हुए हैं उसमें भी एक्टिव हो, कभी ये भी बात बाहर आ जाए। खैर, कारगिल था क्या? कारगिल के बारे में अगर मैं बात करूं, कारगिल दिवस आता है, जवानों को सलाम करते हैं हम, लेकिन उस समय ये भी याद आता है कि कारगिल का जो पूरा खेल था वो हमारे सैनिकों की वीरता, लेकिन उस जमाने की अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार की जबरदस्त विफलता और लापरवाही का परिणाम था। सैनिक जब पाकिस्तान के एकदम ऊंचाई पे चले आए, वो तो भला हो जम्मू और कश्मीर के चरवाहों का, मुस्लिम चरवाहे थे, मुसलमानों को आज रोज गालियां दी जाती हैं, लेकिन कोई याद नहीं करता कि वो मुस्लिम चरवाहे थे जिन्होंने भारतीय सेना को बताया कारगिल की ऊंचाई तक पाकिस्तान की सेना आ चुकी है और फिर अपनी ही चौकी को बचाने के लिए, अपने ही इलाके को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें आज तक की लड़ाइयों में सबसे ज्यादा हमारे यंग ऑफिसर्स शहीद हुए। पूरी स्थिति ऐसी थी कि पाकिस्तान की सेना ऊंचाई पर थी, हमारी सेना नीचे से जाकर कवर कर रही थी। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी कहानियां सुनाई गई हैं, लेकिन सीधा मसला यह है कि जनरल मुशर्रफ से अटल बिहारी वाजपेयी लगातार बातें कर रहे थे, शांति की प्रक्रिया चला रहे थे, ट्रेनें चलवा रहे थे, बसें चलवा रहे थे, और उसी बीच में पाकिस्तान की सेना ने कारगिल के ऊपर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली थी। और कारगिल पे कब्जे का मतलब यह होता कि लेह लद्दाख भी हमसे कट जाता और कश्मीर के बिल्कुल करीब पाकिस्तान की सेना चली आती। ये तो हमारे वीर जवान, हमारे सैनिकों ने अपनी कुर्बानी देकर बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कारगिल को बचाया। इसको मनाने का हक सबको है, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी को तो कतई नहीं है जिसकी सरकार के समय लापरवाही की वजह से ये कारगिल का सारा मामला हुआ था और हमारे इतने सारे सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी। खैर, जेपी नड्डा साहब कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी कहीं भी जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भी अब इस बात की आदत हो गई है कि मोदी जी का इस देश और दुनिया के हर शहर से कोई न कोई रिश्ता है। आज तक जितनी बड़ी घटनाएं हुई सबसे उनका रिश्ता है, हर चीज से उनका रिश्ता है। जब वो ये कहा जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रभारी थे, तब ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर एनडीए गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान यहां तक पहुंच आया और क्या एनडीए की गवर्नमेंट, उसका पूरा इंटेलिजेंस और सारा का सारा जो सिस्टम है वो सो रहा था? अगर चरवाहों ने नहीं समय पर बताया होता तो क्या होता? पाकिस्तान की सेना कहां तक आ गई होती? आज इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो शुरुआत तो इसी बात से कि कारगिल में जो जवान शहीद हुए उनको सलाम। नड्डा साहब ने कहा है तो सही ही कहा होगा, मोदी जी गए थे तो गए ही होंगे, उस पर कोई बहस करने का कोई मामला है नहीं, क्योंकि बहस वहां की जाती है जहां तर्क होता है, जहां सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, वहां कोई बहस आप क्या कर। बड़ी घटना जो हुई है वो अग्निवीर के मुतल्लिक एक घटना हुई है। इश्मीत नाम का एक अग्निवीर ड्यूटी पर गया, बंगाल में उसकी पोस्टिंग थी, और ड्यूटी के बाद लौट कर ही नहीं आया। पता ये चला कि वो कार चोरों के गिरोह का सरगना बन गया है, जिसमें वो खुद है, उसका भाई है, और साथ में एक और बंदा है जिसका टैक्सी ड्राइविंग से, टैक्सी वगैरह से संबंध है। इन लोगों का पूरा खेल ये चलता था कि ये लोग
जो स्मिथ थे उनको आर्मी की ट्रेनिंग मिली थी, बंदूक चलाना आता था, बाकी सारा कुछ आता था और उसके भरोसे ये लोग टैक्सियां चुराते थे। अब 2-3 बातें यहां सोचने वाली हैं। सबसे आसान काम यह है कि हम कहें स्मिथ अपराधी था और उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। जरा पलट लीजिए, कई बार चीजों को पलट के देखने से बड़ा आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। मान लीजिए स्मिथ की जो भर्ती हुई होती वो अग्निवीर में नहीं होती, परमानेंट सैनिक के रूप में हुई होती। तो परमानेंट सैनिक के रूप में उसको अच्छी तनख्वाह मिलती, वो परमानेंट सैनिक होता और वो कभी लौट के नहीं आता। जितनी कम तनख्वाह वहां मिलती थी और जिस तरह का भविष्य सामने है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, आप 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे, या तो किसी सेठ के कंपनी के आगे, फैक्ट्री के आगे बंदूक लेके खड़े हुई या इस तरह का कोई काम करिए। ये करना पड़ेगा, ये उसके दिमाग में था और यहां से ये उपजा कि चलो टैक्सियां चुरा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे अग्निवीर टैक्सियां चुराने लगेंगे, लेकिन एक बात तो ये समझिए कि अगर आप परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो किस तरह का भटकाव होगा, नंबर वन। नंबर टू, ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जैसे लोगों के लिए चिंता की बात है। आर्मी की ट्रेनिंग एक बेहद प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। इस देश में इंडियन आर्मी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। इंडियन आर्मी जिस तरह की बंदूक चलाने की, सुरक्षा की, आक्रमण की, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग देशभक्ति के लिए, दुश्मनों के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए देती है, वैसी ट्रेनिंग ना कोई दे सकता है और ना कोई देता है। भारतीय सेना इस मामले में दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा काबिल सेनाओं में है, जो एक लंबी और शानदार ट्रेनिंग अपने सैनिकों को देती है, जो मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में, चाहे वो पहाड़ की कंडीशन हो, चाहे समंदर की कंडीशन हो, चाहे जमीन की कंडीशन हो, मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में वो दुश्मनों का सामना कर पाए, इस तरह की ट्रेनिंग वो देती है। अब जो परमानेंट सैनिक होते हैं उनकी ट्रेनिंग का मामला क्या होता है? उन्हें शानदार ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी में परमानेंट उनकी नौकरी होती है, समय समय पर उनका प्रमोशन मिलता है, सारे फायदे होते हैं। अगर इन सब के बीच कभी कोई लड़ाई लड़ते हुए वे शहीद हो जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं तो उनको अच्छे से कंपनसेट किया जाता है और जितना कुछ आर्मी के अंदर उन्होंने सीखा होता है वो सारा देश के लिए वो लगा देते हैं और उसके बाद रिटायर होकर उनको अच्छी पेंशन मिलती है, शान की जिंदगी जीते हैं। कई बार दूसरी नौकरियां भी वो करते हैं, लेकिन आर्मी का जो उनका इतिहास होता है, आर्मी में जो उन्होंने जिंदगी जी होती है, वो जिंदगी भर उनके लिए गर्व की चीज होती है। जिंदगी भर वो उस पे गौरवान्वित होते हैं कि हमने आर्मी की जिंदगी जी है। और आम जो शहरी होता है वो भी एक रिटायर्ड सैनिक को सम्मान की नजर से देखता है कि ये व्यक्ति अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगाकर आया है, इसने आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की नौकरी की है। ये हमारे समाज में होता है। अब क्या हो रहा है कि आप अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं और मजेदार बात यह है कि कारगिल दिवस के दिन कोई और बात करने की जगह नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर का मुद्दा चुना, क्योंकि जब से राहुल गांधी अग्निवीर के घर गए हैं और संसद के अंदर मुद्दा उठाया था उनके कंपनसेशन का, तब से पूरे देश में अग्निवीर को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेना ने बहुत सोच समझकर अग्निवीर का निर्णय लिया था। अब ये निर्णय सेना ने लिया था या पॉलिटिकल निर्णय है, या जैसे राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सैकड़ों एजेंसीज से बात की गई थी, वो कौन सी एजेंसीज थी ये बताया नहीं गया। आर्मी में अगर आप लगाएंगे भी आरटीआई तो आपको जवाब नहीं मिलने वाला है। किसी को नहीं पता कि वो कौन सी एजेंसीज थी जिनसे राजनाथ सिंह और सरकार ने बात करके अग्निवीर का निर्णय लिया था। और इन सब के बीच कहानी ये कि मेजर जनरल नरवाने साहब की जो किताब आने वाली थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अग्निवीर को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, वो किताब रिलीज नहीं होने दी जा रही है। हम और आप उस किताब को पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि वो किताब बाहर आए। अब आप अग्निवीर पे लौटते हैं, अग्निवीर की आप ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं, उस लेवल की नहीं तो उस लेवल के बहुत करीब की ट्रेनिंग देते हैं जब आप अग्निवीर बनाते हैं। उन्हें दुनिया के सबसे शानदार हथियार चलाना सिखा देते हैं, डिफेंस सिखा देते हैं और ये सारी चीजें सिखाने के बाद 4 साल तक उनकी सेवा आप लेते हैं और 4 साल के बाद उनको आजाद कर देते हैं। अब 4 साल बाद जब वो आजाद होंगे तो उनके पास सबसे बड़ी स्किल क्या होगी? जो सीखा है उन्होंने। आप 4 साल तक जो चीज सीखते हैं वही तो आपकी स्किल होगी। 20-21 साल के लड़के हैं, भर्ती होते हैं सेना में, वहां से ये सारा कुछ सीख कर बाहर आएंगे। क्या सीख कर बाहर आएंगे? वो सीख कर आएंगे दुनिया के सबसे शानदार हथियार चलाना, सेल्फ डिफेंस करना और ये सारी चीजें करना।
अब ये जो ट्रेनिंग है वो दुधारी तलवार है। अगर वो देश के लिए उपयोग होगी तो देश के दुश्मनों के खिलाफ उपयोग होगी और उसमें वो देश की रक्षा के लिए किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन 4 साल बाद जब वो बाहर हो जाएंगे, जब देश की रक्षा के लिए उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे और अगर उनके सामने, और होगा ही, बेरोजगारी जिस तरह से हमारे देश में है, बेरोजगारी का खतरा होगा, तो एक बहुत बड़ी संभावना इस बात की है कि वो भटक सकते हैं, अपने इस स्किल का उपयोग गलत कामों में कर सकते हैं, वैसे ही जैसे स्मिथ ने किया। और इसके दुनिया भर में उदाहरण है। सोवियत संघ की सेना दुनिया की सबसे शानदार सेनाओं में रही है। फ्रांस के नेपोलियन को हराया था। हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अगर उन्होंने हिटलर को नहीं हराया होता तो हिटलर शायद आधे से ज्यादा यूरोप पे राज कर रहा होता। तो इतनी शानदार वो सेना थी। फिर 1990 के दशक में यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, बिखर जाता है। कई सारे अलग अलग देश बन जाते हैं। लिथुआनिया है, यूक्रेन है, रूस है और भी जॉर्जिया है। इस तरह के तमाम सारे देश बन जाते हैं। अब इन देशों को उतनी सेना की जरूरत नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन सैनिकों को छोड़ दिया कि अब हम आपको इंप्लाय नहीं कर सकते हैं। उन सैनिकों के पास मिलिट्री की ट्रेनिंग थी और उस काम के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था। तो क्या हुआ? प्राइवेट मिलिशिया बनी, गिरोह बने, गैंग बने और सोवियत रूस जो पूरा का पूरा था, उसके अंदर अलग अलग राज्यों में और दुनिया भर में इन गिरोहों ने, इन प्राइवेट आर्मीज ने तबाही मचाई है। रूस के अंदर भी प्राइवेट आर्मी है जिसके साथ उसके रेगुलर आर्मी की लड़ाइयां चलती रहती हैं। बहुत सारी साजिशों में वो शामिल है और जाने क्या क्या। अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में ऐसी ही सेनाएं होती थी, जो ट्रेंड सेनाएं होती थी, जिन्हें कोई भी हायर कर सकता था। कोई भी राजा उनको हायर कर सकता था। युद्ध में वो उस राजा के लिए लड़ती थी, उसके बाद उनको उनका पैसा दिया जाता था और वो बाहर हो जाती थी। आज हमारे देश का जिस तरह का माहौल है, उसमें अगर इतने सारे लड़के हर साल 4 साल बाद, 3 साल बाद ये प्रोसेस शुरू होगा, हर साल रिटायर होके बाहर आएंगे और उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, अगर उनको उनके काबिलियत के हिसाब से नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज तो एक स्मिथ सामने आया है, जाने कितने ऐसे स्मिथ सामने आएंगे जो आर्मी में सीखी हुई ट्रेनिंग का गलत उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, समाज के अंदर असामाजिक तत्वों की तरह उपस्थित रह सकते हैं, लूट मार, गैंगबाजी, इन सारी चीजों में शामिल हो सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, इनको अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन या अलग अलग सेठ, अलग अलग बिजनेसमैन इंप्लाय कर सकते हैं इस तरह की हरकतों के लिए। हमारे देश में हमको बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की हरकतें कितनी होती हैं। पॉलिटिकल जो अपने राइवल्स होते हैं, उनकी हत्याएं करवाई गई हैं इसी देश में, पहले भी देखा है हमने। अब हमको एक बड़ी पूरी की पूरी फौज मिल जाएगी अग्निवीर से बाहर निकलने वाली, जिस पर इस तरह की गलत प्रवृत्ति की, इस तरह की असामाजिक प्रवृत्ति के लोग आराम से जिस पर निगाह रखेंगे। और अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा, जीने के लिए उनके पास बेहतर स्थितियां नहीं होंगी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 25-26 साल के वो लड़के अपनी राह से भटकेंगे। और अगर राह से भटकेंगे तो देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनेगा, उस माहौल को कौन कंट्रोल करेगा, ये सोचने वाली बात होगी। पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो आर्मी की ट्रेनिंग से बहुत कम होती है। इसलिए स्मिथ वाली पूरी घटना पर सिर्फ ये सोच लेना कि किसी एक लड़के का, किसी एक आदमी का ये गड़बड़ मामला है, बाकी का नहीं होगा, ये बहुत चिंता की बात होगी। जब अग्निवीर की हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमको ये भी सोचना चाहिए कि 4 साल बाद जब ये लड़के निकलेंगे तो ये लड़के क्या करेंगे। ठीक है, कुछ लड़कों को आप सरकारी नौकरियों में रख लेंगे, कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं जो प्राइवेट बिजनेसमैन के यहाँ सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं। लेकिन इस संभावना से, खासतौर से स्मिथ वाली घटना के बाद, इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनमें से कुछ लड़के असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। और जब ये लड़के ऐसी गतिविधियों में लिप्त होंगे तो क्या होगा, ये सोचकर भी डर लगता है। इसलिए कारगिल दिवस मनाना बहुत अच्छी बात है। कारगिल दिवस मनाया जाना चाहिए। हमारे सैनिकों ने शानदार जो बलिदान किए हैं, उस बलिदान को याद करना चाहिए। याद ये भी करना चाहिए कि किस तरह से एनडीए की, उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई थी और पाकिस्तान के सैनिक इतनी ऊंचाई पर आ गए, इस तरह की गलती आगे ना हो, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि चाइना से पिछले साल जिस तरह की खबरें आई हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी उस गलती को ध्यान में नहीं रखा गया है।
कारगिल को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि कारगिल में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली, अपनी जान देकर पाकिस्तान से कारगिल को मुक्त कराने वाली जो हमारी ताकत थी, जो हमारी सेना थी, उस सेना में अग्निवीर नहीं थे, परमानेंट हमारे सैनिक थे, जिन सैनिकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कारगिल को मुक्त कराया। अब जिस तरह से हम अग्निवीर भर्ती करते जा रहे हैं, 4 साल के लिए भर्ती करते जा रहे हैं, आपको याद होगा वो जनरल साहब एक हैं, मूंछों वाले जनरल साहब जो लगातार बीजेपी के समर्थन में बात करते थे। पिछले दिनों अग्निवीर को लेकर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। बख्शी साहब लगातार उसमें ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हमारी सेना को कमजोर किया जा रहा है, हमारी सेना की संख्या कम की जा रही है, हम जो अपॉइंटमेंट होते थे वो अपॉइंटमेंट कम किए जा रहे हैं और अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है। और इस चीज को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खासे नाराज नजर आ रहे थे। कल भी एक वीडियो वायरल हो रहा था एक एक्स आर्मी पर्सन का, जो अग्निवीर से नाराज नजर आ रहे थे, अग्निवीर की आलोचना कर रहे थे। मुझे लगता है कि सरकार को इसको जिद का मामला नहीं बनाना चाहिए। सरकार को, जब पूरा विपक्ष अग्निवीर के खिलाफ है, सेना का एक बड़ा हिस्सा अग्निवीर के खिलाफ है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो सरकार को सभी के साथ बैठकर एक सलूशन निकालना चाहिए और ये अग्निवीर की स्कीम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जिस तरह की है, वो खुद को सेलिब्रेट करने में इतना बिजी रहती है, अपनी गलतियों को भी सही बताने में इतना बिजी रहती है कि नीति आयोग जैसी मीटिंग में, नीति आयोग में जो मीटिंग बुलाई गई थी, वहां विपक्ष के नेताओं के माइक ऑफ करा दिए जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा मेरा माइक ऑफ करा दिया गया। तो जब वो विपक्ष की, बाकी जनता की, आर्मी की, किसी की सुने बिना सिर्फ और सिर्फ शायद 2 सेठों की और अपने कुछ खास लोगों की सुनती है, तो फिर हमारे आपके कहने का कोई असर नहीं होगा। ये बात पहले से ही तय है। काश कि ये असर होता, काश कि अग्निवीर की स्कीम खत्म करके परमानेंट भर्तियां सेना में की जाती और सेना को किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। और सेना को किसी भी तरह की राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाता। हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सेना, जिसके लिए सबके मन में सम्मान रहा है, हमेशा सम्मान रहे, उसको राजनीति से बाहर रखा जाए, उसको शानदार सुविधाएं, शानदार ट्रेनिंग और शानदार सुरक्षा दी जाए। ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम लगातार आवाज उठाते रह सकते हैं। हो सकता है सरकार कभी इस आवाज को सुने, हो सकता है कि सरकार ये समझने की कोशिश करे कि इश्मीत की जो घटना है वो एक बेहद भयानक भविष्य की तरफ संकेत कर रही। आज के लिए इतना ही। मैं लगातार कोशिश करूंगा कि विदेश में रहते हुए भी देश और विदेश के मुद्दों पर जो जरूरी बातें हैं वो आपसे शेयर करता रहूं, चैनल से जुड़ा रहूं। मेरे अलावा और भी कई साथी चैनल पे लगातार वीडियोस अपने दे रहे हैं। उन वीडियोस को देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमसे जुड़ेंगे तभी वो ताकत मिलेगी कि हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोल सकें। बहुत शुक्रिया।